Good evening, everyone. भाई आज से काश्यप संहिता स्टार्ट हो रही है तो सब लोग शुरू से इसको स्टार्ट करेंगे और शुरू से इसको ना क्लास को मिस नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? तो काश्यप संहिता आज से स्टार्ट हो रही है तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो काश्यप संहिता स्टार्ट करने से सब लोग पहले क्या बोलेंगे? ओम धन्वंतराय नमः। तो सारे लोग एक बार स्पीकर ऑन करेंगे, बोलेंगे ओम धन्वंतराय नमः। 3, 2, 1। चलो भी स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और पहली क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? काश्यप संहिता का कुछ अपन नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं काश्यप संहिता जो है वो कौन सी शताब्दी की है, ठीक है? तो इसका काल क्या है? तो सबसे पहले इसका काल याद रखना है 6ठी शताब्दी। तो क्या याद रखना है इसका काल? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी जो काल होता है वो 2 जनों का और होता है, वो साथ साथ में लिख लेंगे। ये नोट्स तो अभी तुम लोगों को मिलेंगे नहीं, तो अभी ऐसा करो, एक पेन और पेज साथ में रख लो, ठीक है? तो पेन और पेज साथ में रखोगे तो तुमको क्लियर रहेगी चीजें। तो साथ साथ में जो एक्स्ट्रा लिखवाऊं उसको लिख लेना, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं काश्यप संहिता की जो है ना, काल कितना होता है? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी 2 जनों का और होता है। बात करें अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह का भी अगर काल पूछ ले तो क्या होता है? 6ठी शताब्दी। दूसरा एक और आचार्य होता है हरिश्चंद्र न्याय, हरिश्चंद्र न्याय। इन 3 जनों का काल अगर पूछ ले कभी भी तो क्या बताएंगे? 6ठी शताब्दी। तो काश्यप, अष्टांग संग्रह और हरीश, ये तीनों क्या मारते थे? 6 मारते थे। तो काश्यप जी हैं, काश्यप जी के साथ कौन खेलता था? अष्टांग संग्रह, ठीक है? अष्टांग हृदय का बड़ा भाई है अष्टांग संग्रह। तो ये अष्टांग संग्रह, हरिश्चंद्र, ये तीनों जने क्या करते थे? 6 मारते थे क्रिकेट में। तो काश्यप हो गया, अष्टांग संग्रह हो गया, हरिश्चंद्र न्याय हो गया। अब हरिश्चंद्र न्याय का नाम आया तो एक चीज और याद रखो, इसने जो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? चरक न्याय, चरक न्यास। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या है? चरक न्यास, ठीक है? तो वैसे भी अगर बात करें हरिश्चंद्र, सबसे सत्य बोलने वाला कौन है आजकल दुनिया में? सबसे सत्य बोलने वाला कौन है? हरिश्चंद्र होता है, यही डायलॉग मारते सब लोग। तो हरीश क्या करते हैं? न्याय दिलाते हैं। तो इन्होंने चरक न्यास लिखी, ठीक है? चरक न्यास। तो ये 3 चीजें अपन को याद रखनी है, 3 आचार्यों की, 6ठी शताब्दी काश्यप की, अष्टांग संग्रह की और हरिश्चंद्र न्यास की, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले इस काश्यप संहिता का दूसरा नाम क्या है? वृद्ध जीवक तंत्र। वृद्ध जीवक तंत्र इसलिए क्योंकि इसका जो तंत्र करता है ना वो भी कौन है? वृद्ध जीवक। तो इसका काश्यप संहिता बोल दे या फिर अपन बोल दे वृद्ध जीवक तंत्र, तो दोनों बात एक ही है, ठीक है? तो वृद्ध जीवक तंत्र बोलो या फिर काश्यप संहिता बोलो। अब यही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनका तंत्रकर्ता कौन था? वृद्ध जीवक, ठीक है? तंत्रकर्ता कौन है? जो नोट्स बनाता है ना, और जो उपदेश देता है, जो बताता है कि इसके बारे में ये है और वो है, वो जो भी उपदेश देने वाला वो उपदेशता कहलाता है। और उपदेशता कौन है? महर्षि कश्यप, ना कि काश्यप, ठीक है? तो महर्षि कश्यप है कौन? उपदेशता। और तंत्रकर्ता, तंत्रकर्ता कौन है? जैसे भी अगर मैं कुछ, कोई गुरु बोल रहा है और बनाने वाले जो नोट्स होते हैं स्टूडेंट, वो कौन होता है? तंत्रकर्ता। तो वृद्ध जीवक है तंत्रकर्ता और उपदेशता कौन है? महर्षि कश्यप। उसके बाद बात करते हैं प्रति संस्कृता। प्रति संस्कृता कौन होता है? वात्स्य होता है। तो ये 4 चीजें तुमको पता होनी चाहिए। क्या क्या है? काश्यप संहिता को क्या बोलते हैं? वृद्ध जीवक तंत्र बोलते हैं। उसके बाद में बात करें उपदेशता, तो उपदेशता कौन है? महर्षि कश्यप है। तंत्रकर्ता की बात करें तो तंत्रकर्ता कौन है? वृद्ध जीवक। और वृद्ध जीवक तंत्र ही इसको बोलते हैं। और प्रति संस्कृता कौन होता है? जिसने बाद में एडिशन किया, इसमें संस्कार किया, उसको क्या बोलेंगे? प्रति संस्कृता। वो कौन है? वात्स्य, ठीक है? तो ये 4 चीजें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसकी काल पता होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद बात करते हैं पंडित हेमराज शर्मा। ये कौन है? पंडित हेमराज शर्मा, ये नेपाल के राजा के वैद्य थे। नेपाल के राजा ही मान लो एक तरह से, नेपाल में थे, ठीक है? तो जो पंडित थे हेमराज शर्मा, ये जो थे ना नेपाल के थे। और अपन से कभी पूछ लेना काश्यप संहिता अपन को कहां से मिली? अपन को नेपाल से ही मिली है ना। तो नेपाल के हैं क्या अपनी क्लास में? है ना 2-4 स्टूडेंट? कौन कौन है? एक तो आंचल होगी, अलीना होगी, है ना? तो
एक अलसा जोशी होगी, ठीक है। तो ये 3-4 जो भी स्टूडेंट है, इन लोगों के वहां से, ये नेपाल के स्टूडेंट, तो इनके वहां से क्या मिली थी अपन को? काश्यप संहिता मिली थी। पर काश्यप जो संहिता थी ना, वो अधूरी मिली अपन को, पूरी नहीं मिली, ठीक है, अधूरी मिली। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पर अपन को याद रखनी है, ये जो थे ना, ये पंडित हेमराज शर्मा, ये कहाँ के थे? नेपाल के थे। उसके बाद बात करते हैं, एक डायलॉग लिखा हुआ है यहाँ पे। आवाज तो सबको क्लियर है ना भाई? यस और नो? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धातु स्थूण वैषम्य। स्थूण किसको बोलते हैं? स्थूण पर्याय होता है दोष का। स्थूण बराबर क्या होता है? दोष। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि स्थूण शब्द किस आचार्य ने दिया? स्थूण शब्द अगर बात करें, सर्वप्रथम यूज करने वाले आचार्य जो थे वो थे सुश्रुत। स्थूण शब्द का जो यूज किया वो सबसे पहले किसने किया था? सुश्रुत ने किया था। तो स्थूण को क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। तुमने कभी सुना होगा त्रिस्थूण, सुना है क्या कभी? त्रिस्थूण, या फिर ये सुना होगा त्रिस्तंभ। त्रिस्तंभ बोलो या फिर त्रिस्थूण बोलो, इसका मतलब यही होता है वात, पित्त और कफ। तो त्रिस्थूण की बात करें या त्रिस्तंभ की बात करें तो ये क्या होता है? वात, पित्त, कफ। तो स्थूण बराबर दोष होता है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि धातु और स्थूण का वैषम्य ही क्या होगी? व्याधि होगी। इन दोनों की विषमता ही क्या होगी? व्याधि। अगर ये दोनों साथ में तो ये क्या रहेगी? प्रकृति, मतलब कोई रोग नहीं रहेगा, एकदम नेचुरल अवस्था में रहेगा। तो धातु स्थूण का वैषम्य बताने वाले से व्याधि बताने वाले आचार्य कौन है? काश्यप है। अब यहाँ पर तुमको दो चीजें और याद रखनी है साइड में। ये वैसे जब चरक पढ़ेंगे, वाग्भट पढ़ेंगे तब आएंगी बातें, पर फिर भी अपन को यहाँ पर थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बात करें धातु वैषम्य, ओनली धातु वैषम्य या धातु साम्य, धातु वैषम्य या धातु साम्य से प्रकृति और व्याधि बताने वाला जो आचार्य था वो कौन था? चरक था। और बात करें दोष से वैषम्य या दोष से साम्य बताने वाला आचार्य कौन था? वो था वाग्भट। तो वाग्भट ओनली दोष के लिए बताते थे, चरक बताते धातु के लिए, और धातु और स्थूण दोनों के लिए बताने वाले आचार्य कौन थे? काश्यप थे। क्या इतनी बात क्लियर हुई सबको? अरे यस और नो? तो मेरे को प्रतिभा बताएगी। प्रतिभा ये बताओ, अष्टांग संग्रह का काल क्या है? 6ठी शताब्दी। आशा ये बताओ, आस्था ये बताओ मेरे को कि हरिश्चंद्र न्याय ने कौन सी बुक लिखी? क्या नाम है उनकी बुक का, या क्या नाम है उनकी टीका का? अंजलि चरक न्यास, ठीक है। उसके बाद में हर्षा बताएगी। हर्षा ये बताओ कि धातु वैषम्य और धातु साम्य से रोगी और प्रकृति, है ना, व्याधि और प्रकृति बताने वाला आचार्य कौन है? ओनली धातु से कौन है? चरक है, ठीक है। उसके बाद में आकृति बताएगी। आकृति ये बताओ दोष से वैषम्य और साम्य बताने वाला कौन से आचार्य है? ओनली दोष, वाग्भट। और धातु और स्थूण से बताने वाले आचार्य कौन हो गए? काश्यप। तो इतनी बातें क्लियर हुई, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चले और आगे अपन को मिला कि काश्यप संहिता का वैशिष्ट्य क्या है, आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो कौमार भृत्य का ये सर्व प्रधान चिकित्सा ग्रंथ है। तो कौमार भृत्य का ये क्या है? सर्व प्रधान चिकित्सा ग्रंथ है। दूसरा, काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना। वैसे बताओ वेद कितने होते हैं? वेद की बात करें तो कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। और 4 वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। अगर किसी को याद नहीं हो तो यहाँ पर है ना अलग से वेद लिख सकता है। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। तो ये 4 वेद अलग से होते हैं। 4 ही बताते हैं सारे आचार्य, पर काश्यप ने आयुर्वेद को क्या माना है? पंचम वेद माना है, ठीक है। तो कभी पूछ ले आयुर्वेद को पंचम वेद मानने वाले आचार्य कौन है? काश्यप। वैसे बात करें तो वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर है बात? अब अगर मैं थोड़ा सा और, अगर कोई जानता हो तो मेरे को थोड़ा सा और बता देना कि ऋग्वेद का उपांग कौन होता है? बताओ भाई, किसी को पता हो ऋग्वेद का? अच्छा, अथर्ववेद का तो सबको पता है। अथर्ववेद का उपांग क्या है? अथर्ववेद का उपांग आयुर्वेद है, ठीक है, ये सबको याद रहता है।
पर ऋग्वेद का नहीं याद होता किसी को। तो ऋषि लोग क्या ऋषि लोग थे जो क्या लेकर चलते थे, सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा था कि ऋषि लोग है ना, ऋग्वेद की बात करें तो ऋषि लोग क्या करते थे, धनुष साथ में लेके चलते थे ना अपने। तो ऋग्वेद की बात करेंगे धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद क्या है, इसका उपांग होता है। तो ऋग्वेद का उपांग कौन हो गया, धनुर्वेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता था, यजु के हिसाब से उसमें सत्य बोला जाता था। जो यजु था वो क्या करता था, हमेशा सत्य बोलता था। तो यजुर्वेद से क्या हो गया, स्थापत्य वेद। और सामवेद वाले कैसे थे, गंधर्व थे ना। तो गांधर्व वाला जो बात है वो सामवेद के अंदर है। तो साम लोग कैसे थे, गंधर्व थे, नाचते गाते रहते। तो गंधर्व को किसने बताया, सामवेद का उपांग है, ठीक है। तो अभी मैं तुमसे किसी से पूछ सकता हूँ कि बताओ भाई 4 उपवेद कौन से हैं, 4 वेद कौन से हैं, ये बता दो पहले तो। 4 वेद, कृतिका, और अथर्ववेद, आयुर्वेद नहीं है ना। उसके बाद में अगर इसके मैं तुमसे पूछूं इसके उपवेद बताओ, उपवेद कौन कौन से, तो उपवेद कौन कौन से भाई, पूजा मिश्रा? ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा उपवेद होगा मानसी गुप्ता? धनुर्वेद। अगर बात करें आकृति, आकृति ये बताओ यजुर्वेद का क्या हो गया उपवेद? यजुर्वेद में क्या करते थे, स्थापत्य बनाते थे। और सामवेद का क्या हो जाएगा फिर, गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का सभी को पता है। तो ये अपने वेद भी एक तरह से क्लियर हो गई ये बात। वैसे मैं कभी करता तुमसे सुश्रुत में, पर यहाँ पे भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना। इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर कितने सूत्र हैं, तो इसके अंदर सूत्र है 7446। तो 7446 इसके अंदर सूत्र हैं, ठीक है। तो ये बात तुमको याद रखनी है। और हेमराज शर्मा ने इसको उद्बोधित किया, इसको लेके आया अपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात होगी। उसके बाद इसमें जो उपलब्ध थी ना चीजें, वो ताड़पत्र पे लिखी हुई थी। ताड़पत्र पे लिखी होने से चीजें क्या हो गई थी, खंडित हो गई थी। खंडित होने की वजह से इसके सारे चैप्टर्स मिल नहीं पाए, ठीक है। तो कितने चैप्टर्स हैं और कितने मिले अपन को, ये बातें अपन बाद में करेंगे। पहले और चीजें वैशिष्ट देख लेते हैं। वैशिष्ट में अपन ने ये देखा कि काश्यप ने आयुर्वेद को क्या माना, पंचम वेद, इसके सूत्र हैं इतने। और उसके बाद में ताड़पत्र पे लिखे हुए थे। उसके बाद में चलते हैं कुष्ठ के 18 भेद। अच्छा, मैंने तुमको कभी कुष्ठ पढ़ाया क्या? कुष्ठ के बताओ कितने भेद होते हैं? अच्छा, चरक के अनुसार कुष्ठ के भेद कितने होते हैं? 7 भी होते हैं, 18 भी होते हैं और अनंत भी होते हैं, असंख्य भी होते हैं। और सुश्रुत के अनुसार अगर कोई पूछे तो बताओ कितने होते हैं कुष्ठ के भेद? 18। पर इनका डिवाइडेशन भी तुमने पढ़ा होगा, कुष्ठ का साध्य, असाध्यता, इस तरह की बातें भी अभी पढ़ी होंगी, है ना। चरक के अंदर पढ़ी थी और सुश्रुत निदान में भी पढ़ी है तुमने। चरक निदान में भी पढ़ी, सुश्रुत निदान में भी। अब ये काश्यप में क्या बताता है, कुष्ठ जो होते हैं 18 टाइप होते हैं। और ये बोलता है कि 9 साध्य 9 असाध्य। इसने सीधा सिंपल वे में बता दिया कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, 9 साध्य मान लो, 9 असाध्य मान लो, बात खत्म। और इतनी सी बात करके काश्यप निकल चुके, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं औषध और भेषज। ये जो होता है ना औषध और भेषज, ये क्या होते हैं, ये चिकित्सा के 2 भेद होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले चिकित्सा के 2 भेद क्या होते हैं, तो चिकित्सा के 2 भेद होते हैं, औषध और भेषज। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, चिकित्सा के भेद। अब चिकित्सा एक होती है युक्ति व्यापृश्य, एक होती है देव व्यापृश्य। तो देव व्यापृश्य क्या होती है और युक्ति व्यापृश्य क्या होती है, किसी को पता है क्या भाई? अगर युक्ति व्यापृश्य की बात करें तो इसमें युक्ति लगेगी अपनी, कि युक्ति में जैसे अपन को किसी पेशेंट का दीपन करना है, पाचन करना है, इस तरह की चीजें जो होती है वो किसके अंदर आएगी, दीपन पाचन वाली युक्ति के अंदर। और देव व्यापृश्य में क्या चीजें आएंगी, देव व्यापृश्य में वो सारी आएगी, मंत्र, होम, ये सारी चीजें जो होंगी वो देव व्यापृश्य चिकित्सा में आएगी। और यही तुमको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो देव व्यापृश्य चिकित्सा होती है वो ओनली कौन से रोगों के लिए होती है, शारीरिक रोगों या मानसिक रोगों के लिए? शारीरिक रोगों के लिए, ठीक है। तो ये बात तुमको याद करनी है और नोट डाउन करके याद रख लेना। ये हमेशा गलत होने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी किसी ने बोला मानसिक, है ना, तो ये हमेशा गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको नोट डाउन करके रखना है कि देव व्यापृश्य चिकित्सा जो होती है शारीरिक रोगों के लिए होती है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो इतनी बातें क्लियर हुई, तो अब आगे चलते हैं। अब राज्य क्षमा में क्या बताया, वर्धमान, पीपली, लहसुन, कल्प का प्रयोग बताया, ठीक है।
तो राज्य क्षमा में यूज करते हैं अपन किसका, वर्धमान पीपली लहसुन कल्प का। और चरक ने वर्धमान पीपली रसायन के रूप में बताया, रसायन के बाद में समझाया इसको, ठीक है, रसायन में समझाया उसने। और इसने राज्य क्षमा की चिकित्सा के अंदर बताया कि तुम वर्धमान पीपली लहसुन कल्प का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद में रुद्र पूजा, काश्यप के अनुसार अगर कभी तुमसे पूछ ले रुद्र पूजा किस किस रोगों में कराई जाती है, तो ज्वर और राज्य क्षमा में कराई जाती है। किसके अंदर, ज्वर और राज्य क्षमा, दो ही बीमारी है, ज्वर और राज्य क्षमा। दूसरा पूछेगा अरिष्टागार किसके लिए है, अतुराल्य के लिए है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि महाभेषज क्या होती है। महाभेषज आहार होता है, द्रव होता है, या फिर कुछ पूछ लेगा रस होता है, या कुछ इस तरह की तुमको दो चार चीजें देगा तुमको, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। पर वहां पर तुमको याद रखना है जो महाभेषज होती है वो क्या होती है, आहार। तो भेषज कब नहीं लेनी पड़ेगी, जब तुम आहार अच्छा लोगे, इसलिए तो इसको महाभेषज बोल रहे हैं। नहीं तो बोलने का मतलब क्या, काश्यप ने बहुत डीप में सुना कि यार जो भी अपन खाते हैं वही डाइजेशन, वही एब्जॉर्प्शन जो भी होगा वो बच्चे को मिलेगा, और वही तुम खाओगे, अच्छा तो भेषज लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए महाभेषज बताने वाला जो आहार को है वो कौन है, काश्यप है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। दूसरा यहाँ पर एक सुक्तक नाम आया है, सुक्तक, है ना, और सुक्तक नाम जो है वो किसके लिए है, अम्लपित्त रोग के लिए है। जब अपन अम्लपित्त रोग पढ़ेंगे तो इसका एक पर्याय होता है सुक्तक, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, काश्यप ने सुक्तक किसके लिए बोला, अम्लपित्त के लिए बोला। तो यहाँ पर रोगों की बात हुई कुछ, तो रोगों में सबसे पहले अपन ने पढ़ा कुष्ठ 18 भेद होते हैं। फिर अपन ने देखा कि चिकित्सा दो तरह की होती है, एक औषध से, एक भेषज से। औषध क्या होती है, युक्ति व्यापृश्य, और भेषज क्या होती है, देव व्यापृश्य। उसके बाद तुमने देखा कि राज्य क्षमा के अंदर वर्धमान पीपली लहसुन कल्प का यूज कर रहे हैं, पर वर्धमान पीपली रसायन चरक ने कहा बताया, रसायन बाद में बताया। उसके बाद में रुद्र पूजा जो होती है, रुद्र पूजा किसमें होती है, ज्वर में और राज्य क्षमा में होती है, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने करी। इसके बाद में बात करें अरिष्टागार जो होता है तुराल्य के लिए है। महाभेषज कौन होता है, आहार होता है, ना कि औषध होती है, ना कि भेषज होती है। तो महाभेषज क्या होता है, आहार होता है। और सुक्तक किसके लिए है, अम्लपित्त के लिए। क्या इतनी बातें क्लियर है सभी की, अरे हाँ या ना। चलो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ठीक है, बताना। असर्शन ये है कि कुष्ठ के भेद 18 होते हैं। रीजन ये है कुष्ठ के भेद 8 कृच्छ साध्य और 8 असाध्य होते हैं। तो इनमें से बताओ कौन सही है, दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेनेशन सही दे रहे हैं, पहला सही है दूसरा सही है, पहला गलत है दूसरा सही है, क्या है सही। पहला सही है और दूसरा गलत है, फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स, ठीक है, ठीक है। तो ये बात तुमको याद रखनी है कि एक रस साध्य और असाध्य नहीं है, क्या है, साध्य और असाध्य, ठीक है। उसके बाद आती है त्रिसमा गुटिका, और त्रिसमा गुटिका को कैसे याद रखेंगे, हरित की है इसमें, गुड़ है इसमें और शुंठी है इसमें। तो हरित की, गुड़ और शुंठी को ऐसे याद रखेंगे HSG। HSG हार्मोन होता था क्या एक, या HCG होता था, HCG होता था, ना कि SSG होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने HSG याद रखा है। HSG क्या होती है, त्रिसमा गुटिका। H से क्या है, हरित की, S से क्या है, शुंठी, और G से क्या है, गुड़। तो हरित की, शुंठी और गुड़, क्लियर है क्या बात, अरे हाँ या ना। और अगर वो कि ऐसे याद नहीं हो रहा वैसे याद कराओ, तो कुछ नहीं करना है, बोलना है हगुसु। क्या बोलोगे, सारे बोलेंगे एक साथ, आगे वाले पीछे वाले और सारे बोलेंगे, ठीक है। ये मारवाड़ी में है ना, ऐसी लैंग्वेज चलती है, ठीक है, सू सू सा सू ऐसे करके, ठीक है। तो तुमको क्या याद रखना है, हगुसु। त्रिसमा गुटिका क्या होती है, हगुसु, क्या होती है, हगुसु। तो हगुसु में क्या है, हरित की, गुड़ और शुंठी, ठीक है। तो हगुसु याद रखना है तुमको, ये याद रख लेना, क्लियर है क्या बात, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं आगे। क्या बोस, लहसुन कितना अच्छा होता है, लहसुन अच्छा ही होता है, ये स्त्रियों के लिए हितकर होता है और लावण्य वर्धक होता है। लावण्य वर्धक का मतलब क्या है, जो लहसुन है ना, बहुत अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं तुमको इतना डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि लहसुन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि लहसुन का जो
फल होता है वो कैसा होता है, पत्र होता है वो किस रस का होता है, तो सारे रसों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डिटेल में बात नहीं रखनी, बस यही याद रखना है कि लहसुन अच्छा होता है स्त्रियों के लिए, बस, ठीक है। उसके बाद काश्यप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बताता है कि सबके अंदर पंच हृदय होते हैं, 5 हृदय होते हैं। बताओ तुम्हारे अंदर हृदय कितने हैं? एक ही है। सब लोग हृदय कितने बताते हैं? एक ही है। पर काश्यप के अकॉर्डिंग शरीर के अंदर कितने हृदय होते हैं? काश्यप के अकॉर्डिंग शरीर के अंदर 5 हृदय होते हैं। क्या वो 5 हृदय आप गिन के बता सकते हो? हाँ, मैं गिन के बता सकता हूँ। 4 तल हृदय तुमने सुना है क्या? तल हृदय, तल हृदय हाथों के बीचों बीच जो होता है ना, हथेली के बीचों बीच जो होता है वो तल हृदय होता है। तो 4 तल हृदय और एक हृदय, टोटल कितने हो गए? 5। तो शरीर को पंच हृदय मानने वाला आचार्य कौन है? काश्यप है। शरीर को षट कोश में मानने वाला आचार्य कौन है? वो भी काश्यप है। इसके बाद में सप्तविध कल्प कसाय कल्पना बताने वाला भी आचार्य कौन है? काश्यप है। तो इसने 7 कसाय कल्पना बताई, ठीक है। अब कसाय कल्पना वैसे कितनी होती है? वैसे 5 होती है, अपन नॉर्मल तो 5 ही पढ़ी है, पर काश्यप कितनी बताता है? 7 बताता है। स्वेद की बात करें तो स्वेद भी क्या होता है? अष्टविध स्वेद होते हैं। तो इतनी सी बातें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। इसका वैशिष्ट्य है ये कि 5 हृदय हैं, 6 कोश है, 7 कैसे लिखा हुआ ये? 5 6 7 8। बोलो भाई सब लोग, क्या लिखा हुआ है ये? 5 6 7 8। 5 से क्या है? 5 हृदय, 6 षटकोश है, 7 सप्तविध कसाय कल्पना और 8 क्या? अष्टविध स्वेद। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? अरे यस और नो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलेंगे और आगे अपन को क्या बताया कि इन्होंने चारों वर्णों के छात्र को आयुर्वेद करने का अधिकार दिया। किसने भाई? काश्यप की अगर बात करें तो काश्यप ने क्या किया है? चारों वर्णों के छात्रों को क्या बताया है कि तुम क्या कर सकते हो? आयुर्वेद का अध्ययन कर सकते हो। सुश्रुत भी यही बोलता है। सुश्रुत भी क्या बोलता है कि तुम चारों वर्णों के छात्र, चाहे तुम वैश्य हो, चाहे तुम राजा हो, चाहे तुम शूद्र हो, कोई भी हो, तुम चारों क्या कर सकते हो? आयुर्वेद अध्ययन कर सकते हो। काश्यप भी यही बताता है, सुश्रुत भी यही बताता है। पर चरक जो होता है वो शूद्र को आयुर्वेद पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए नहीं बताता, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। चरक जी क्या बोलते हैं? शूद्र को क्या नहीं करना? अपन को नहीं करना। आजकल तो जातियां बना रखी है कि ये एससी कैटेगरी, ये एसटी कैटेगरी। असली में ये नहीं है शूद्र। और ये तुम जो चलता है ना आजकल दुनिया में कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये राजा है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो आयुर्वेद पढ़ रहा है, जो अर्थशास्त्र को पढ़ रहा है, वो सारे ही ब्राह्मण है, ठीक है। पहले ऐसे कैटेगरी किया करती थी, आजकल तो सबने कास्ट बना रखी है। मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे ये सब कास्टें नहीं थी पहले। पहले ओनली कर्मों के अकॉर्डिंग बांटा जाता था कि पहले ब्राह्मण थे वो, उनको शास्त्रों का ज्ञान था। जो राजा थे वो सारे है ना, सारे संस्था को चलाते थे, सारे राज्य को चलाते थे। उसके बाद वैश्य जो थे वो व्यापारी लोग थे। शूद्र जो ये सारी चीजें करते थे, जो भी है ना आजकल हो रहा है, ठीक है। खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी तो नहीं करते, खेती बाड़ी जो होती है वो वैश्य के अंदर आती है, ठीक है। तो अपन को याद रखनी है, चारों वर्णों के छात्रों को आयुर्वेद अध्ययन करने वाला काश्यप भी बोलता है, सुश्रुत भी बोलता है, बस चरक ही मना करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं तंत्र युक्ति। तो तंत्र युक्ति कितनी होती है, क्या होती है? वो तंत्र युक्तियां बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन सुश्रुत के अंदर। तंत्र युक्तियां जो होती है उसके नंबर्स तुम याद रख लो। सबसे पहले 36 जो होते हैं ना, वो किस किस ने बताए? काश्यप ने बताए 36, वाग्भट ने 36 बताए, चरक ने भी 36 बताए। तो काश्यप हो, वाग्भट हो, चरक हो, सबने तंत्र युक्तों की संख्या कितनी बताई है? 36। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत थोड़ा सा शर्मा गया था, और शर्माते शर्माते ये कितने कम बता गया? 4 कम बता गया था। तो 32 है किसकी? सुश्रुत की। हरिश्चंद्र शर्माया नहीं, क्यों? क्योंकि ये सत्य बोलता है। तो हरिश्चंद्र ने 4 ज्यादा और बताई 40। ये तो नॉर्मल बातें करके गया बीच में, चरक, वाग्भट और काश्यप। चरक हो गया, वाग्भट हो गया, चाहे काश्यप हो गया, वो बीच की बातें करके गया 36। सुश्रुत से सुश्रुत शर्माए और शर्मा के 4 कम बता दिया। यहाँ पर कोई शर्मा तो नहीं है ना भाई? अगर कोई शर्मा है तो वो शर्माएगा और क्या करेगा? 4 कम कर देगा, ठीक है, 32। हरिश्चंद्र ने सत्य बताया और सत्य बता के 4 एक्स्ट्रा और बता गया 40। और भाव प्रकाश तो इतना भाव खाया, इतना भाव खाया कि मैं सबसे ज्यादा बताऊंगा, मैं बताऊंगा 42। तो 36,
याद रखनी है सबसे पहले कि वाग्भट की, चरक की, काश्यप की 36 है, सुश्रुत शर्मा के 4 कम कर देता 32, और हरिश्चंद्र ज्यादा बता देता 4, और भाव प्रकाश तो भाव ज्यादा खाके क्या कर देता है 42 बता देता है सीधा। तो ये अपन को याद रखनी है तंत्र युक्तियों के नंबर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं यूष के प्रकार। तो यूष के प्रकार कितने होते हैं 75, सूतिका रोग 76, मर्म होते 107, नवायस लोह का प्रयोग करते हैं शोथ में, पर सुश्रुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता रहता है रिपीटेड मोड पे। वैसे नवायस लोह का प्रयोग किसमें करते हैं शोथ में, पर सुश्रुत बताता है ये किसमें करेंगे प्रमेय पीड़िका के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रख लोगे इतनी सी बातें? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, मेरे को रिवीजन तुम कराओगे। अगर मैं बात करूं देव रापस्य चिकित्सा कौन से रोगों की चिकित्सा है, शारीरिक रोगों की या मानसिक रोगों की? शारीरिक रोगों की। तंत्र युक्ति की संख्या सुश्रुत ने कितनी बताई? 32, ठीक है। अगर मैं बात करूं हरिश्चंद्र ने कितनी बताई? 40, और भाव प्रकाश ने कितनी बताई? 42। अगर बात करें मर्म की संख्या सबको ही पता है 107 होती है, पर नवायस लोहे का सुश्रुत ने किसमें बताया, कहाँ पे बताया, किसमें बताया? प्रमेय पीड़िका। वैसे किसमें लिखते हैं इसको? शोध के अंदर, ठीक है। अच्छा, शरीर 5 शरीर है, 6 ये है, 7 क्या है, 8 क्या है, ये बताओ। 5 6 7 8 क्या है ये? 5 बताओ क्या थे, और 6 क्या था? षटकोश शरीर। 7 क्या थी, और 8 क्या था? स्वेद। आहार किसको बोलते हैं काश्यप के अनुसार? रुद्र पूजा कौन कौन से रोगों में की जाती है? ज्वर और राज्य क्षमा। उसके बाद में बात करें त्रिसमा गुटिका क्या होती है? ठीक है। उसके बाद में बात करें कि आयुर्वेद को पंचम वेद मानने वाला आचार्य कौन है? काश्यप, ठीक है। इसके बाद में एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जो बाल ग्रह होते हैं वो अच्छे से अपन पढ़ेंगे सुश्रुत में, पर यहाँ पर याद रखने काश्यप के बाल ग्रह कितने होते हैं? 10 होते हैं, और प्रधान ग्रह क्या होता है इसमें? रेवती। और स्कंद ग्रह जो होता है देवताओं का राजा होता है और अधिपति होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है बाल ग्रह में, कि संख्या याद रखनी है काश्यप की 10 होती है। सुश्रुत को किसी को पता है क्या सुश्रुत की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, 9 ग्रह है ना। 9 ग्रह बताने वाला कौन है? सुश्रुत। वाग्भट की बात करें तो वाग्भट की कितनी होती है? 12 होती है। तो उधर भी तुमको याद रखनी है, 9 10 11 12 ऐसे याद कराऊंगा, पर अभी तुमको इतना ही याद रखना है काश्यप की संख्या अगर तुमसे पूछे तो कितनी बताओगे? 10। क्या इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद में कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में काश्यप संहिता के स्थान और अध्याय बताए गए हैं। नॉर्मल सी एक बात बताऊं, यहाँ पर 3 नहीं यहाँ पर 8 कर लेना, इसको 8 नंबर है ना। देखो नॉर्मल सी बात बताऊं तो यहां तक जो चीजें है ना ये सेम एज इट इज चरक के जैसी है। चरक में सूत्र स्थान है 30 चैप्टर है, चरक में निदान स्थान है 8 चैप्टर है, चरक में विमान स्थान है 8 चैप्टर है, शारीर स्थान है उसमें भी 8 चैप्टर है, इंद्रिय स्थान है उसमें 12 चैप्टर है, चिकित्सा में 30 चैप्टर है, सिद्धि में 12 है, कल्प में 12 है। तो बात करें चरक के अकॉर्डिंग ये इसके अध्याय, पर इसके जो एक्स्ट्रा जो आते हैं वो खिल स्थान में आते हैं। खिल स्थान में इसने कितने बता दिए? 80। चरक में कितने चैप्टर होते हैं? चरक में होते हैं 120 चैप्टर, पर इसने 80 चैप्टर खिल स्थान में एक्स्ट्रा बताया, एक स्थान भी एक्स्ट्रा बताया, तो वो कितने हो गए टोटल? 200 तो चैप्टर हो गए, और स्थान कितने हो गए? 9। तो चरक में 8 स्थान है, चैप्टर 120, इसमें चैप्टर खिल स्थान में 80 एक्स्ट्रा हो गए, स्थान हो गए 9। क्या बोस ये प्राप्त अध्याय याद करने क्या? इनको याद करने की जरूरत नहीं है, पागल होने की जरूरत नहीं है। इनमें से क्वेश्चन बहुत ही 1% चांस है आने का, आज तक आया नहीं है, पर फिर भी अपन को इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेम याद रखना है चरक जैसी चीजें, और ये होता है अपना पहली क्लास कंप्लीट और पहला पेज कंप्लीट। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में वही आएगा, उसी को ही है ना लिंक मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन करा चुका है। डेली अब लिंक किसी को नहीं मिलेगा, ये कान खोलकर सुन लीजिएगा सभी लोग। रजिस्ट्रेशन जो करा लेगा उसी को ही कल से काश्यप की क्लास मिलेगी, सुश्रुत की मिलेगी और चरक की मिलेगी, और उसी ग्रुप में आएगी, चरक के ग्रुप में, सुश्रुत के ग्रुप में और काश्यप के ग्रुप में।
बाकियों में ये डेली लिंक नहीं आएगा, ठीक है। हाँ भाई बोलो।